हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th का साइंस जो कि हम लोग ध्वनि पढ़ रहे थे फिजिक्स सीरीज, ठीक है। तो ध्वनि का वन शॉर्ट वीडियो हम लोग थ्योरी देख चुके हैं। आज जो हम इसके अध्याय के बीच बीच का प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न को लेकर आए हैं। उसके बाद हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो जिसने ध्वनि चैप्टर का वन शॉर्ट थ्योरी नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से ध्वनि चैप्टर का वन शॉर्ट थ्योरी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि क्लास 9th का जो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स से ही शुरू किए थे, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, इसका हम कंप्लीट वन शॉर्ट थ्योरी और प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। ध्वनि का थ्योरी कर चुके हैं, इसका आज हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके बाद खाद्य संसाधनों में सुधार, है ना। इस प्रकार ये न्यू एनसीईआरटी जो है आपका फिजिक्स कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद फिर बायो, ठीक है ना। तो इस प्रकार एनसीईआरटी क्लास 9th का हम लोग कंप्लीट साइंस देख ख़त्म कर लेंगे, जिस प्रकार हम लोग साइंस में एनसीईआरटी ख़त्म किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी कि जो अध्याय के बीच का है। पहला है क्वेश्चन पेज नंबर 145 का, कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, ठीक है ना। आई होप कि यदि आप थ्योरी क्लास पढ़े हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाने में, है ना। कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचते हैं, कंपन क्या है, विक्षोभ क्या है, हमारे कानों तक ध्वनि कैसे पहुंचती है आसपास में, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहला क्या, कि जब कोई वस्तु में कंपन होता है, ठीक है, कंपन होता है तब माध्यम के कणों में विक्षेप होता है। जब कंपन होती है तो उसके माध्यम के कणों में विक्षेप होता है, और ये माध्यम के कण जो है वो स्वयं कानों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार देखिए, कोई भी ध्वनि उत्पन्न हुआ है ना, आवाज़ उत्पन्न किए, तो उसमें क्या हुआ, कंपन होता है, और उसके कंपन के कारण जो इसके माध्यम के कणों में विक्षोभ होता है, और ये कण है ना, ये माध्यम कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना, स्वयं हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जो है विक्षोभ आगे बढ़ते हैं, कण से विक्षोभ का आगे बढ़ा है, फिर इस प्रकार जो हमारे कानों तक ध्वनि सुनाई पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये है कि हमारे जब किसी माध्यम में ध्वनि उत्पन्न होता है तो विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचती, कैसे हम अपने कानों तक आवाज़ सुनते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 150 का, कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है बताना है। देखिए, प्रबलता और तीव्रता क्या होती है। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। प्रबलता क्या होती है कि ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम पर निर्धारित करती है, यानी कि प्रबलता जो है वो कंपन के आयाम पर निर्भर रहती है ना, निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा, है ना, ध्वनि उतनी ही प्रबलता होगी। ये इम्पोर्टेंट है कि जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतना ही प्रबल होती है, ठीक है ना, लाउडनेस होती है। यानी कि प्रबलता जो है किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आयाम यदि कम होगी तो ध्वनि की प्रबलता भी कम होगी। ये इसका रिलेशन है प्रबलता और आयाम में। नेक्स्ट क्या था, तारत्व यानी कि पिच। ये क्या है, ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति पर निर्धारित करती है, यानी कि तारत्व जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, कंपन की आवृत्ति पर, ठीक है ना, कंपन की आवृत्ति पर निर्धारित करती है। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा, ठीक है ना। जो अंडरलाइन मैं कर रही हूँ वो निश्चित ही याद रखिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट से ही जो क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के पूछता है कि यदि तारत्व अधिक होगा, है ना, तो किसकी क्या अधिक होगा, तो आवृत्ति अधिक होगा तब तारत्व अधिक होगा, ठीक है ना। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा, जितना अधिक आयाम होगा उतना अधिक प्रबलता होगी। तो प्रबलता
आयाम पर निर्भर करती है, जबकि तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ये बात दोनों में समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है ना, ये सॉरी पेज नंबर 149 का था कि कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है प्रबलता और तारत्व में। तो अभी हम देखें, दूसरा प्रश्न है कि अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, गिटार का या फिर कार का हॉर्न, किसका तारत्व अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गिटार के तुलना में कार का हॉर्न जो है वो अधिक तारत्व होगा, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, कार का हॉर्न। फिर इसी पेज नंबर का है 149 का पहला, किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तो ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण में हम देखे थे कि उसके क्या क्या गुण है। तो ये सभी हम लोग पढ़े थे, आयाम, तीव्रता, है ना, आवर्ती, आवर्तकाल। देखिए ध्वनि की अभिलाक्षणिक गुण, है ना, किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलाक्षण गुण होते हैं क्या, आवृत्ति, समयांतराल, आयाम, तरंगदैर्घ्य, वेग, यानी कि 5 इसके गुण देखे थे। उसी में से क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम, है ना, 4 पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आवृत्ति क्या है। आवृत्ति जो है प्रति सेकेंड पूर्ण होने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक तरंगों की संख्या, एक सेकेंड में जो कितनी तरंग पूर्ण हो रही है ना, प्रति सेकेंड में पूर्ण होने वाले तरंगों की संख्या को ही क्या कहेंगे, आवृत्ति कहते हैं। और इसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज, ये इसके बराबर होती है। दूसरा था समय अंतराल, है ना, समय अंतराल क्या है, टाइम पीरियड, एक पूर्ण तरंग में लगने वाला समय अंतराल, लगने वाला समय को क्या कहेंगे, समय अंतराल। यानी कि एक जो तरंग पूर्ण हुआ प्रति सेकेंड में, तो कितना समय लगा, है ना, समय अंतराल में, उसी को क्या कहेंगे, समय अंतराल। और इसकी इकाई क्या है, सेकेंड होती है। यानी आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, समय अंतराल। ठीक है, तो समय अंतराल, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1/, आवर्ती, आवर्ती को इसको न्यू से डिनोट करते हैं, है ना, और टी बराबर हो जाएगा 1/न्यू, और न्यू बराबर हो जाएगा 1/टी। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल रहेगा। तीसरा था आयाम। आयाम क्या है कि मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। देखिए जो कि एक तरंग पूर्ण हो रही है, उनके मध्य की अधिकतम विस्थापन को, दूरी को क्या कहेंगे, आयाम कहते हैं। देखिए ये जो अधिकतम दूरी है, यही क्या है, आयाम है, और इसकी इकाई क्या है, मीटर है। ठीक है ना। चौथा पूछ रहा था तरंगदैर्घ्य, है ना, वेवलेंथ क्या है कि दो क्रमागत शीर्ष अथवा गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि ये ऊपर वाला हो गया शीर्ष और नीचे वाला गर्त, तो इन शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना, इसकी भी इकाई मीटर होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न जो पूछ रहा था कि किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है ना, एक्सप्लेन हो गया। दूसरा है किसी ध्वनि तरंग अथवा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि वेग में हम क्या देखे थे, किस प्रकार संबंधित है। तो तरंगदैर्घ्य तथा तरंगदैर्घ्य क्या है, समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तरंगों का वेग कहेंगे, और इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। तो वेग और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, तो देखिए वेग बराबर क्या है, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ये इसका संबंध है कि आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य को ही क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो दूसरा प्रश्न वही था कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति
उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो वेग बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य, वेग बराबर आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, ये इसका संबंध है। तीसरा है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति दी हुई है 220 हर्ट्ज तथा वेग कितना दिया हुआ है? 440 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। देखिए इस फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि ये मेरा वेग दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे आवर्ती, यानी कि देखिए दिया हुआ क्या है? आवर्ती बराबर 220 हर्ट्ज और वेग बराबर 440 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्योंकि वेग का क्या संबंध है? वेग बराबर आवर्ती इंटू तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे आवर्ती, यानी कि वेग मेरा दिया हुआ है 440 बटे 220 वेग, है ना। इसको जब हम कटाएंगे तो 0 0 22 दूनी 44, यानी कि 2 मीटर मेरा क्या निकला? ये तरंगदैर्घ्य, है ना। ये पूछ रहा था तरंगदैर्घ्य, मान दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम उसको पुट करके आराम से निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, ठीक है ना, कि 400 मीटर दूरी पर बैठा है कोई मनुष्य और 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा, ठीक है ना। समय अंतराल पूछ रहा था। समय अंतराल ध्वनि की गुण देखिए क्या है। सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है आवर्ती बराबर 500 हर्ट्ज, ठीक है, और दूरी यानी कि डी बराबर कितना दिया हुआ है? 450 मीटर, ठीक है। दूरी दिया हुआ है यहाँ पर, तो दूरी का कोई रोल नहीं है। आवर्त काल पूछ रहा है ना, तो आवर्त का काल यानी कि समय अंतराल जो होता है 1/म्यू आवर्ती, है ना, न्यू 1/न्यू, तो उसको बस मान पुट कर देंगे। 1/न्यू कितना है? आवर्ती 500, ठीक है। जब इसको हम कटाते हैं तो 0.002 सेकेंड, ये मेरा क्या निकला? आवर्त काल, ठीक है। तो ये हो गया 4 का आंसर। अब नेक्स्ट पेज नंबर हम देखते हैं, पेज नंबर 150 का, कि ध्वनि, यही क्वेश्चन था, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए, ठीक है ना। देखिए प्रबलता और तीव्रता, प्रबलता क्या है? अभी हम उधर देखे थे कि प्रबलता और तारत्व में अंतर, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे प्रबलता और तीव्रता में अंतर। प्रबलता क्या है? कि ध्वनि प्रबलता के लिए कानों की संवेदनशील की माप है जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है, ठीक है ना। जबकि तीव्रता क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे। उसके बाद दूसरा है प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, जबकि तीव्रता जो है ये कानों की संवेदनशील पर निर्भर नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका तीसरा है, इसका मात्रक डेसिबल है। प्रबलता का से मात्रक क्या है? डेसिबल है, जबकि इसका मात्रक वाट मीटर है। किसका? तीव्रता का वाट मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये इसका है प्रबलता और तीव्रता में अंतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पेज का, कि वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठीक है। तो एक हम थ्योरी में बताए थे कि किस माध्यम में ध्वनि तेज चलेगी, ठीक है ना। देखिए जिन माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है, यानी कि जिन माध्यम का घनत्व जो है वो अधिक होगा, ठीक है, अर्थात उस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा। अतः सभी माध्यम की अपेक्षा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। देखिए ये क्या है? ठोस सॉलिड सबसे अधिक हो रही है। उसके बाद किस में हो रहा है? लिक्विड में और गैस में बहुत दूर दूर,
है ना। तो ये है ध्वनि मतलब घनत्व पर निर्भर करता है, जिसका अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, वायु, जल तथा लोहे, तो इसमें कौन सा ठोस है, लोहा। तो लोहा में क्या होगा, ध्वनि अधिक होगा, है ना। सबसे पहले लोहा में, उसके बाद सबसे पहले किस में होगा, लोहा में, फिर जल में, और उसके बाद फिर वायु में। ठीक है। एक मिनट। अब नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनाई देती है। क्या कह रहा है कि कोई प्रतिध्वनि जो है 3 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी, दूरी पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या है कि दिया है ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक मिनट। ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड और प्रतिध्वनि सुनने का समय 3 सेकंड है। ठीक है ना। तो स्रोत से परावर्तक पृष्ठ की दूरी है ना, दूरी क्या हो जाएगा, 2D बराबर V इंटू टी। ठीक, तो D बराबर यहाँ से निकालेंगे V इंटू टी बाई 2 और उसको मान पुट कर देंगे, क्योंकि ध्वनि की चाल V बराबर कितनी है, 342 इंटू प्रतिध्वनि सुनने का समय, है ना, इंटू T बाई 2 करेंगे यहाँ। तो इसको 2 से कटाते हैं तो 171 और गुने 3 करेंगे तो 513 मीटर। ये मेरा क्या निकला, परावर्तक सतह के बीच की दूरी। ठीक है ना, 1 का। फिर नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 153 का, कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है। देखिए जैसे इस प्रकार के पूछ रहा है कि ये कंसर्ट हॉल की ध्वनि जो है छतें वक्राकार क्यों होती है। ठीक है, तो इसका कारण है कि कंसर्ट हॉल के छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती है ताकि जो परावर्तन के बाद, है ना, ध्वनि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। और वक्राकार छतें वास्तव में एक बड़े अवतल ध्वनि पट, है ना, साउंड बोर्ड की तरह कार्य करती है, जो ध्वनि के नीचे सभी श्रोताओं तक परावर्तित कर पहुंच जाती है। जैसे अधिकतर फिल्मों वगैरह में, है ना, सिनेमा हॉल में ये सभी बनाए जाते हैं ताकि सभी जगह जो है परावर्तन के बाद ध्वनि सभी भागों में हॉल में पहुंच जाए, है ना, सभी श्रोताओं को, ऑडियंस तक परावर्तित कर पहुंचा देती है आवाज़, ध्वनि। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर था। अब जो है अध्याय के बीच का प्रश्न नेक्स्ट है 154 का, है ना, पेज नंबर 154। पहला प्रश्न क्या है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। ठीक है, सामान्य मनुष्य के लिए जो है कानों के लिए श्रव्यता परास वो क्या है। तो देखिए इसके लिए हम परास बताए थे सामान्य मनुष्य के लिए। और तो देखिए श्रव्यता जो है वो 3 प्रकार के, अश्रव ध्वनि, श्रव ध्वनि और पराध्वनि। तो श्रोता के लिए जो है वो श्रव ध्वनि होगा, यानी कि जिसको, है ना, वह ध्वनि जिसको मनुष्य अपने कानों से सहज सुन सकता है उसे श्रव ध्वनि कहते हैं। तो श्रोता के लिए इसका परिसर क्या होगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज, है ना, क्योंकि 1000 हर्ट्ज बराबर हम क्या पढ़े थे, 1 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज बराबर हम क्या पढ़ सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। तो ये भी कभी कंफ्यूज करेगा, 20 हर्ट्ज दे देगा, 20 किलो हर्ट्ज दे देगा। ठीक है ना। तो इसका परिसर क्या होगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक होगा, ये श्रोता के लिए।
ठीक है। दूसरा उससे मैं पूछा कि निम्न में से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होगा, असरव ध्वनि का और प्राध्वनि का, ठीक है ना। यानी कि तीनों ध्वनि का हम देख लेते हैं। असरव ध्वनि जिसको मनुष्य सुन नहीं सकते, है ना, क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को असरव ध्वनि कहते हैं। ये कौन सुन सकता है, राइनोसिरस जैसे कि गैंडा, वेल तथा हाथी। ये आपका एनसीईआरटी में जो उदाहरण था वही मैंने ली है, ठीक है। उसके बाद असरव हो गया 0 से 20 हर्ट्ज तक, सरव हो गया 20 से 20 हर्ट्ज तक, और प्राध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक यानी कि 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। लिखिए उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड। प्राध्वनि 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे, प्राध्वनि कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें प्रश्न था कि श्रव्यता और अश्रव्यता और प्राध्वनि में क्या परिसर है उसको बताना है, ठीक है। तो आपके अध्याय के बीच का प्रश्न इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को लेकर आएंगे। अभ्यास में है 1 से 70 तक क्वेश्चन है। तो चूंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए हम, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ले आ रहे हैं। पार्ट 1 में आप अध्याय के बीच का बनाइए, पार्ट 2 में आप अभ्यास का प्रश्न उत्तर बनाइए, ठीक है। तो आप चाहे क्लास 9th में है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आपके क्लास 9 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में, जो कि हम अभ्यास का प्रश्न उत्तर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।